हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने पहले से रिवीजन स्टार्ट कर दी है और जिन्होंने अभी तक रिवीजन नहीं की। इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन पेपर्स को डिटेल में रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करेंगे, उसको समझेंगे कि उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और किस तरीके से हमने उसको अटेम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन को मैं डिटेल में समझाऊंगा और ये बिल्कुल मत करना कि मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ा देना है, तो इस वीडियो का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि ये चीज़ इस तरीके से है, चाहे जितना मर्जी टाइम लगे। 5 हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट करने हैं 2021 से लेकर 2025 तक। अगर हमने ये 5 क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व कर लिए तो आपके 100 में से 70 प्लस मार्क्स आने के चांसेस हैं, क्योंकि हमने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 2025 का क्वेश्चन पेपर, तो उसमें 2023 और 2024 के क्वेश्चन मिक्स थे। तो मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि 2026 में हो ना हो 2025, 24, 23, 22 और 21 के क्वेश्चंस आएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट आज हम करेंगे वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है जिसमें 8 क्वेश्चंस हैं। आपको पता है करने 5 होते हैं, ये भी आपको पता है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये दो जो है सेक्शन ए से है, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सबसे पहले सेक्शन ए का क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय विसल ब्लोइंग, गिव इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार आया है, 2020 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपको अच्छे से करना पड़ेगा। और मैं अगर आपको यहाँ पर बता दूं, कॉन्सिक्वेंसेस की जगह बहुत सारे जो है इसमें वर्ड्स आ सकते हैं, रिजल्ट, आउटकम्स। कॉन्सिक्वेंसेस के सिनोनिम्स हैं ये, इफेक्ट्स, आफ्टरमैथ्स। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स, ये चीज़ें ये आपसे पूछी जा सकती है। और इसके क्या क्या टाइप्स है विसल ब्लोइंग के। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विसल ब्लोइंग है क्या। जब भी किसी पर्सन, कोई इंडिविजुअल, सबसे पहले विसल ब्लोइंग ठीक है। विसल ब्लोइंग क्या होती है, देखो, जब एक इंडिविजुअल, ये ध्यान से सुनना, जब एक इंडिविजुअल या फिर एक से ज़्यादा इंडिविजुअल जब एक ग्रुप बनाते हैं, जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हम कह सकते हैं इसको, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के पास, इनके पास एक एविडेंस होता है, इनके पास एक एविडेंस है कि कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ फ्रॉड जैसी एक्टिविटीज चल रही हैं, यानी कि रॉन्ग डूइंग, गलत चीज़ें जो है कंपनी के अंदर चल रही हैं। वो गलत चीज़ें कोई भी हो सकती है, चाहे वो फ्रॉड हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी ऐसी मैल प्रैक्टिसेस हो, करप्शन हो, ठीक है, करप्शन हो सकती है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो मिसलीड कर रही है पीपल को, लोगों को मिसलीड कर रही है, उन सभी एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं रॉन्ग डूइंग एक्टिविटीज़, यानी कि मैल प्रैक्टिसेस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटीज़ है जो हमारी कंपनी की रेपुटेशन के लिए बहुत गलत होती है। तो अगर किसी इंडिविजुअल को या किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को पता चल गया कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है इस कंपनी में, तो वो जो विसल है उसको ब्लो कर सकता है, ठीक है। यानी कि वो किसी सीनियर मैनेजर, शेयर होल्डर्स, इनको जाकर बता सकता है कि कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो अब आप देख लीजिए इसको क्या करना है। तो विसल ब्लोइंग का यही मतलब है कि जब इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आवाज़ उठा लेते हैं कि कुछ ना कुछ जो कंपनी के अंदर गलत हो रहा है, तो उसको हम विसल ब्लोइंग का नाम देते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ रिचार्ड, अगर डेफिनेशन की इसकी मैं बात करूँ, डेफिनेशन में आपका आता है कि विसल ब्लोइंग एक इंस्टेंस का क्या मतलब होता है, एग्जाम्पल है ऑफ रिपोर्टिंग इनप्रॉपर एक्टिविटीज। कोई इनप्रॉपर एक्टिविटीज हो रही है आपकी कंपनी में,
वो एक्टिविटीज आपने रिपोर्ट की, किसको रिपोर्ट करेंगे? टू एप्रोप्रिएट पर्सन, जो इसके ऊपर ध्यान देगा, जो इसके ऊपर आगे जाकर इसके रिलेटेड पॉलिसीज को चेंज करेगा, इसके रिलेटेड उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश करेगा, और ये सारा एक तरह से पूरी स्ट्रक्चर बनाएगा कि किस तरीके से अब हमने ये सब जो जितने भी हमारी गलतियां हो गई हैं पीछे, उसको कैसे हमने कवर अप करना है। ठीक है, यानी कि रिपोर्ट करना इम्प्रॉपर एक्टिविटीज किसको करना है? रिपोर्ट एप्रोप्रिएट पर्सन को। क्लियर है? साथ में हमसे ये पूछा गया था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस मैंने आपको बताया था, कॉन्सिक्वेंसेस गलत कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, यानी कि रिजल्ट यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। देखो, अगर मैं यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस की बात करूँ, पॉजिटिव कैसे होगा? सबसे पहली बात है बेनिफिट तो होगा पॉलिसी का, विसल ब्लोइंग का। कैसे? प्रोटेक्शन होगी। मैं इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्शन होगी एम्प्लॉइज की, प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज। देखो, अब आप सोचोगे प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, देखो कभी भी अगर कंपनी में कोई गलत चीज हो रही होती है तो सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है? एम्प्लॉइज और शेयर होल्डर्स पर। शेयर होल्डर ने पैसा लगाया होता है, एम्प्लॉइज उसमें काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी ऐसी फ्रॉड होती है चीज, फ्रॉड तो अगर कंपनी में फ्रॉड हो रहा है तो फ्रॉड सभी एम्प्लॉइज के साथ हो रहा है, फ्रॉड सारा शेयर होल्डर के साथ हो रहा है। तो जो प्रोटेक्शन हो जाती है एम्प्लॉयज़ की, वो किसकी हेल्प से हो सकती है? विसल ब्लोइंग की। अगर किसी ने आवाज़ उठा ली, पहले ही एम्प्लॉयज़ जो है वो अवेयर हो गए, तो ये आपके लिए भी ठीक होगा और शेयर होल्डर्स के लिए भी ठीक होगा। और सेकंड यही होगा, प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर। क्योंकि शेयर होल्डर क्या होते हैं? ओनर ऑफ द कंपनी, कंपनी के ओनर होते हैं शेयर होल्डर्स। क्लियर हो गया? थर्ड, फ्रॉड जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा, फ्रॉड डिटेक्शन हो। ठीक है, फ्रॉड आपका पकड़ा जाएगा अर्लियर में। ठीक है, जल्दी फ्रॉड पकड़ा जाएगा। ठीक है, फोर्थ, रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि रिस्क जो होगा आपका आने वाले टाइम में फ्रॉड वगैरह का, वो खत्म हो जाएगा और आप उसको मैनेज कर लोगे रिस्क को। फिफ्थ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस चलेगा वहां पर। अगर किसी को पता चल गया तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा अच्छे से कि आगे से ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सिक्स हमारा आ गया ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी में क्या डिफरेंस है? ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है डिस्क्लोज करना, सब कुछ डिस्क्लोज करना, कंपनी की जितनी भी प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, जितनी बैलेंस शीट है, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए सब कुछ। ऑडिट वगैरह जो है डिस्क्लोज करना पड़ता है प्रोस्पेक्टस में। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है डिस्क्लोजर करना सब कुछ। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है? आंसरेबल। अगर कंपनी में कोई फ्रॉड होता है तो शेयर होल्डर्स के लिए कौन आंसरेबल होगा? ऑब्वियसली जो डायरेक्टर होगा वो आंसरेबल होगा, जो डायरेक्टर्स, ठीक है, प्रमोटर्स, ये सारे जो हैं क्या करेंगे? मैनेजर भी मैनेज करता है, जो मैनेजर की स्पेलिंग गलत हो गई है, मैनेजर। ठीक है, तो ये सभी अकाउंटेबल है, ये आंसरेबल है कि अगर कोई भी चीज़ आप डिसीजन लेते हो, चाहे वो डायरेक्टर डिसीजन ले, चाहे प्रमोटर ले, चाहे मैनेजर ले, तो वो आपने डिसीजन क्यों लिया है, किसके लिए लिया है, और ये आंसरेबल किसके प्रति होंगे? शेयर होल्डर्स के प्रति। तो ये आपके होंगे पॉजिटिव इफेक्ट्स। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव इफेक्ट्स। सबसे पहली बात है, नेगेटिव इफेक्ट में क्या होता है? रिस्क टू करियर। ठीक है,
आपको पता कई बीच में मिले भी होते हैं लोग, है ना, तो आपके रिस्क आ जाता है आपके करियर में। अगर आपने किसी के खिलाफ, अब आप देखते हो कभी कभी ऐसे होते हैं, कोई हमारी टीचर होती है जो कहती है कि ट्यूशन पढ़ो हमारे पास, ट्यूशन, अगर हम उसकी शिकायत लगा दें, ठीक है, तो वो क्या होती है फिर बाद में हमसे चिढ़ खाना स्टार्ट कर देती है। तो यही होता है रिस्क टू करियर। जैसे कि हमारी प्रमोशन होनी थी लेकिन हमने पहले विसल ब्लोइंग कर ली, तो मैनेजर अब चिढ़ खाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो है हो जाती हैं। सेकंड, कॉम्प्लिकेशंस। बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आती है कि आपने विसल ब्लो क्यों किए, आपने देखा था, प्रूफ बताओ इसका। तो ऐसी कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी आती है जिसके कारण ये डिसएडवांटेजेस है सबसे बड़ी, जिसके कारण एम्प्लॉयज़ जो है कभी भी विसल ब्लो नहीं करते, विसल ब्लोइंग करने से डरते हैं। और थर्ड आ जाता है हमारा इन्वेस्टिगेशन। अब विसल ब्लो हुई है तो इन्वेस्टिगेशन भी चलती है, और इन्वेस्टिगेशन के लिए उसी व्यक्ति को पकड़ा जाता है जिसने विसल ब्लो किया है। क्लियर है। फोर्थ हमारा आ जाता है रेपुटेशन। देखो डिसएडवांटेजेस तो हैं इसकी रेपुटेशन की, क्यों? क्योंकि कंपनी की जो रेपुटेशन है वो ख़राब होगी ही होगी, ठीक है। तो विसल ब्लोइंग से ये रेपुटेशन जो है कंपनी की ख़राब हो जाती है, जिसके कारण कंपनी को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है आने वाले टाइम्स में। फिफ्थ, पर्सनल थ्रेट्स। आपको पता ही है पर्सनल जो थ्रेट्स हैं, पर्सनल थ्रेट्स मिलती हैं, ठीक है। पर्सनल थ्रेट्स कुछ भी हो सकती है, जैसे कि हम अगर किसी मैनेजर के प्रति खिलाफ हमने क्या किया है, विसल ब्लोइंग करी है, उसने हमें पर्सनल थ्रेट देती, क्या दी कि मैंने तेरे घर वालों को मार देना है, तुझे मार देना है, ऐसे, ठीक है। तो ये पर्सनल थ्रेट्स में आता है। सिक्स आपकी आ सकती है, सिक्स आपके यहाँ ये हम बना सकते हैं विसल ब्लोइंग में कि जो रेपुटेशन है, रेपुटेशन तो हो गया, है ना, हमारा डिमोशंस वगैरह, डिमोशंस, ठीक है। करियर को लेकर तो मैंने लिखवा ही दिया। तो डिमोशन, प्रमोशन का क्या होता है, एंटोनियम डिमोशन, ठीक है। अगर आपकी प्रमोशन होनी है उसको डिमोशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव में प्रोटेक्शन की जाती है एम्प्लॉयज़ की, सॉरी प्रोटेक्शन हो जाती है एम्प्लॉयज़ की, शेयर होल्डर की भी प्रोटेक्शन हो जाती है, फ्रॉड डिटेक्ट हो जाता है जल्दी, रिस्क मैनेज कर लेते हैं हम, कॉर्पोरेट गवर्नेंस चलता है फिर अच्छे से, और ट्रांसपेरेंसी होती है। नेगेटिव हमारे रिस्क, करियर को रिस्क हो जाता है, ठीक है, रिस्क होता है हमारे करियर में, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, इन्वेस्टिगेशंस बहुत ज़्यादा होती है, रेपुटेशन ख़राब होती है, पर्सनल थ्रेट्स मिलते हैं, और डिमोशंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमारे आ जाते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन पूछा गया था, टाइप्स ऑफ विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग के क्या क्या टाइप्स हैं उसके बारे में अब पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहला जो विसल ब्लोइंग होता है वो आता है हमारा इंटरनल, और सेकंड आता है एक्सटर्नल। पहले ये दोनों समझ लेते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल का यहाँ पर क्या मतलब है। इंटरनल, अगर किसी पर्सन, कोई ऐसा पर्सन है, अच्छा ये भी याद रखना, विसल ब्लोइंग करने वाले को हम क्या कहते हैं, विसल ब्लोअर। क्या कहते हैं, विसल ब्लोअर, ठीक है। जो विसल ब्लोइंग करता है उसको हम क्या कहते हैं, विसल ब्लोअर, ठीक है। चलो, इंटरनल में क्या होता है, यानी कि जो काम कर रहा है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उसी ने विसल ब्लो कर दी है, ठीक है। जो व्यक्ति काम कर रहा है उसने ही विसल ब्लो कर दी है, ठीक है। उसको पता चल गया है, ठीक है, काम करता है वो, ठीक है, उसको कुछ देर से पता चलना स्टार्ट हो गया कि फ्रॉड हो रहा है कंपनी में, तो उसने क्या किया, विसल ब्लोइंग कर दी, यानी कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जिस अगर कोई व्यक्ति विसल ब्लो करता है। सेकंड, एक्सटर्नल, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज कर सकते हैं विसल ब्लोइंग, है ना, मैनेजर, डायरेक्टर्स एक्सेट्रा, ठीक है। एक्सटर्नल, बाहर का व्यक्ति, चाहे वो शेयर होल्डर्स हों, चाहे वो स्टेक होल्डर्स हों। देखो अब मैंने आपको शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर्स बताया, लेकिन शेयर होल्डर स्टेक होल्डर्स के अंदर ही आते हैं, लेकिन मैंने ये अलग अलग इसलिए बताया ताकि आपको मैं ये इंफॉर्मेशन दे सकूं कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी स्टेक होल्डर्स के अंदर ही आते हैं, तो ये कंफ्यूजन मत करना, ग्रेट। थर्ड आता है हमारा पर्सनल विसल ब्लोइंग, ठीक है। ये साथ साथ में लिखना, इंटरनल मत लिखना, इंटरनल विसल ब्लोइंग, एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग, पर्सनल विसल ब्लोइंग। पर्सनल विसल ब्लोइंग में क्या होता है, अगर एक मैनेजर है वो एक टारगेट कर रहा है किसी पर्सन को
ऐसे ही कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन के कारण, जो कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, उनकी पर्सनल कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा हुआ है तो उसके कारण टारगेट कर रहा है, जो कुछ भी ऐसे उसको अब्यूसिव जो वर्ड्स है उसको यूज़ करता है, जो कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो पर्सनल विसल ब्लोइंग कर सकता है। यानी कि वो कह सकता है कि मेरे साथ हरासमेंट हो रही है, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो इसकी विसल ब्लोइंग कर सकता है। यानी कि एक पर्सन, एक इंडिविजुअल जो विसल ब्लोइंग करता है उसको हम कहते हैं पर्सनल विसल ब्लोइंग। फोर्थ हमारा आता है करंट विसल ब्लोइंग। करंट विसल ब्लोइंग का क्या मतलब है? कोई भी पर्सन जो है मैल प्रैक्टिस या रॉन्ग डूइंग के अगेंस्ट जो आवाज़ उठाता है, जो कि करंटली वर्क कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ज़्यादातर क्या होता है, जब व्यक्ति को छोड़ता है ऑर्गेनाइजेशन तब उसके बारे में बोलता है, लेकिन कोई व्यक्ति करंटली काम कर रहा है, करंटली वर्किंग वर्किंग कर रहा है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और उसने क्या किया है, आवाज़ उठा दी है, तो उसको हम बोलेंगे करंट विसल ब्लोइंग। फिफ्थ आता है ओपन। अच्छा, फिफ्थ और सिक्स्थ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको एक हिसाब से डिफरेंस से बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, ओपन, ओपन का क्या मतलब है? सीधे उसने बोल्ड, बोल्ड कह सकते हैं इसके बीच में हम, ठीक है। ओपन को हम बोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। बोल्ड यानी कि उसने सीधे बोल दिया भाई इस बंद, उसने सबके सामने, ठीक है, बिना डरे बिना फेयर के सीधे बोल दिया कि भाई इस बंदे ने ये गलत किया, ये बंदा फ्रॉड कर रहा है, तो हम उसे कहेंगे ओपन विसल ब्लोइंग। एनोनिमस का क्या मतलब है? अननोन। एनोनिमस का सिनोनिम क्या होता है? अननोन, ठीक है। अननोन पर्सन। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है, एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसको पता चल रहा है कि ये फ्रॉड हो रहा है कंपनी में, ठीक है, लेकिन वो नहीं चाहता है कि ये बताने के बाद मुझे कंपनी से निकाल दिया जाए, जो कुछ भी ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करेगा, मैनेजर के पास जाएगा, मैनेजर को बताएगा कि वो एम्प्लॉय जो है फ्रॉड कर रहा है, जो कुछ ऐसी मैल प्रैक्टिस कर रहा है, कुछ अकाउंट्स में ऐसी धांधली कर रहा है जिसके कारण हमें लॉस होगा। तो इसने मैनेजर को बताया ये सारी चीज़ें, और इसने साथ में बोल दिया कि मेरा नाम मत लेना कि मैंने बताया है। तो ये क्या हो गया? एनोनिमस विसल ब्लोइंग, ठीक है, कि मेरा नाम मत लेना कि ये मैंने आपको बताया है, तो वो क्या होता है? एनोनिमस विसल ब्लोइंग। तो ये था हमारा विसल ब्लोइंग क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी मैंने आपको पढ़ाए हैं और एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। चलिए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एथिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और डिस्क्रिमिनेशंस क्या है। चलो यही होगा, हाँ। राइट शॉर्ट नोट ऑन एथिकल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देखो ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं आपको पता है, ठीक है। पार्टनरशिप हो गया, चाहे वो कंपनी होगी या कुछ भी ऐसा, ठीक है। बिजनेस एथिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, एथिक्स क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ। एथिक्स, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। जो व्यक्ति क्या गलत है क्या सही है इसको जान लेता है, वो एथिकल पर्सन होता है, यानी कि सिद्धांतवादी पर्सन होता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं एथिक, बिजनेस एथिक्स। जहाँ बिजनेस के रिलेटेड होगा तो बिजनेस एथिक, अगर एथिकल है तो एथिक। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन जो कि सारे लॉज को फॉलो करती है उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले देखो, एथिक्स जो है एथिकोस से लिया गया है, जो कि एक ग्रीक वर्ड था, ठीक है, ग्रीक वर्ड था, ठीक है। इसका खुद का क्या मतलब है, ग्रीक वर्ड में कस्टम और करेक्टर्स, ठीक है, कि उस बंदे का करेक्टर क्या है, उस बंदे के कस्टम्स क्या है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी एथिक्स है वो हमें रूल समझाते हैं, रूल्स किसके रिलेटेड, कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है। यानी कि एथिक्स हमारे एक्शंस और डिसीजंस के रिलेटेड होते हैं, एक्शंस और डिसीजंस के, ठीक है। ये हमारे एक्शंस और डिसीजन को सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं और इसके बारे में बताते हैं। क्लियर हो गया। अब चलो एथिक्स तो हमने पढ़ लिया, अब बिजनेस एथिक्स क्या होता है ये ध्यान सुनना। बिजनेस एथिक्स, बिजनेस में अगर कोई व्यक्ति गलत चीजें कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, मैल प्रैक्टिसेस कर रहा है, किसी पर्सन को हरासमेंट कर रहा है, किसी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, मैल प्रैक्टिसेस, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, हरासमेंट कर रहा है, तो ये अच्छी आते हैं, जो गलत, ऑब्वियसली ये गलत चीजें हैं, ठीक है, ये रॉन्ग थिंग्स हैं।
रॉन्ग एक्टिविटीज़ हैं ये। तो बिजनेस एथिक्स हमें ये समझाता है कि क्या सही है हमारे बिजनेस के लिए और क्या गलत है हमारे बिजनेस के लिए, यानी कि ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स को देता है, प्रिंसिपल्स को बताता है। इसने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं हमें, ठीक है, जिसके बारे में हमें बताया गया है, और उस प्रिंसिपल को फॉलो कर हम बिजनेस को स्मूथली रन कर सकते हैं। क्योंकि जो एथिक्स के प्रिंसिपल्स हैं मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो आपका जो बिजनेस है वो स्मूथली चलेगा, ठीक है। सबसे पहली बात है जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथिकल बिजनेस है, ठीक है, वो भी सेम है, और बिजनेस ऑफ प्रिंसिपल एथिक्स भी सेम है। सबसे पहले जो एथिकल बिजनेस होगा उसके पास क्या क्या चीज़ें होंगी, जो प्रिंसिपल्स हैं ये दोनों सेम ही हैं। तो आपने इसको रट्टाफिकेशन मत करना कि प्रिंसिपल्स अलग याद करने चलो, दूसरा सिर्फ प्रिंसिपल और ये सेम है। मैं प्रिंसिपल्स भी साथ में करवा रहा हूँ और करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आए हुए हैं। करेक्टरिस्टिक्स जो है, अच्छा मुझे ये बताओ करेक्टरिस्टिक्स के जगह क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स की जगह क्या क्या चीज़ें आ सकती है, पूछ सकते हैं फीचर्स, ठीक है। फीचर्स की जगह वो एक्सपेक्ट्स पूछ सकते हैं, एस्पेक्ट्स। तो ये आपने ध्यान देना है। अच्छा, प्रिंसिपल्स और करेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, सबसे पहला प्रिंसिपल होगा कि ऑनेस्टी, ठीक है। कोई भी लोग बिजनेस में अगर आते हैं, ठीक है, तो जो ऑनेस्टी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ईमानदारी सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आप कस्टमर के प्रति दिखाओ, चाहे वो सप्लायर के प्रति दिखाओ, चाहे वो आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रहे हो, एक एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप इसके कोई एग्रीमेंट के अंदर आते हो, बाद में आप किसी को धोखा दे दो, ठीक है, तो वो गलत बात होगी, ठीक है। तो ऑनेस्टी सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। अगर आपने बिजनेस चलाना तो आपको ईमानदार रहना पड़ेगा। सेकंड आता है हमारा मीटिंग ऑब्लिगेशंस। मीटिंग ऑब्लिगेशंस का क्या मतलब है कि ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। ऑब्लिगेशन का यही मतलब है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है आपने, ठीक है। रूल्स और रेगुलेशंस को आपने क्या करना है, फॉलो करना है। चाहे सरकार ने जितने भी टैक्स लगाए हैं, ठीक है, जितने भी आपको सब्सिडीज मिलती हैं वगैरह, जितना भी कुछ आपको सरकार की तरफ से, जो आपके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन आपने खुद कंपनी के बनाए हैं कि इतने बजे आना है, इतने बजे हमारी छुट्टी होनी है, इतने बजे हमने काम कंप्लीट करना है, तो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको आपने क्या करना है, कवर अप करना है। और जितनी भी आपने कमिटमेंट्स की हुई है किसी पर्सन के साथ उसको भी पूरा करना है। थर्ड वन इज लॉयल्टी। लॉयल्टी का क्या मतलब होता है, ट्रस्ट, ठीक है। लॉयल्टी भी ट्रस्ट होती है, ठीक है। हमने उन सभी पर्सन जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगाया है उन सबके प्रति हमें लॉयल रहना पड़ेगा। और कौन कौन पैसा लगाता है, स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, हमारे ओनर होते हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत पैसा लगाया होता है, तो सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमें उनको क्या करनी पड़ेगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। डिस्क्लोज का मतलब मैंने पहले बताया था, ट्रांसपेरेंसी, ये भूलना मत, ठीक है। उनके प्रति हमें लॉयल रहना पड़ेगा। आगे हमारा आता है फोर्थ हमारा आता है फेयरनेस। फेयरनेस का यहाँ पर क्या मतलब है कि आपने हर एक एम्प्लॉय के प्रति फेयर रहना है। किसी इंडिविजुअल को ज़्यादा टॉर्चर नहीं करना, ठीक है। कोई भी एम्प्लॉय है उसको टॉर्चर नहीं करना, मतलब कि सबके साथ फेयर रहना आपने, ठीक है। सबके साथ जस्टिस करनी है। ये नहीं कि कोई किसी बंदे ने एमबीए की है और किसी बंदे ने बीकॉम की है, बीकॉम वाले को आप 20,000 दे रहे हो, एमबीए वाले को आप क्या कर रहे हो, 10,000 दे रहे हो, ठीक है। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन ये है कि एमबीए वाले को अगर स्किल्स नहीं है तो उसको तो इतना ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर एमबीए वाले पर्सन के पास अच्छी स्किल्स हैं बीकॉम वाले से, ठीक है, तब भी आप उसको ऐसे पैसे दे रहे हो तो वो गलत चीज़ है, ठीक है। सबके साथ आपने क्या करना है, फेयरनेस करनी है। केयरिंग। केयरिंग का यहाँ पर क्या मतलब है, वही लॉयल्टी वाला ही पॉइंट आ जाएगा। स्टेक होल्डर्स की आपने केयर करनी है अच्छे से। उनके जितने भी पैसे हैं उन्होंने आपके ऊपर लगाए हैं, आपकी कंपनी के ऊपर लगाए हैं, तो आपने उसको क्या करना है, संभाल कर यूटिलाइजेशन करनी है, उस सभी पैसे की अच्छे से यूटिलाइज करना है, उसको फालतू का फ्रॉड वगैरह वगैरह ये चीज़ें नहीं करनी है। सिक्स्थ हमारा आ जाता है रिस्पेक्ट फॉर अदर्स।
रिस्पेक्ट फॉर अदर्स का क्या मतलब है कि आपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जितने भी मैनेजर हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जितने भी शेयर होल्डर, उन सबकी रिस्पेक्ट करनी है। ये नहीं करना कि किसी का मतलब कि रंग रोगन के कारण, ठीक है, और कास्ट, ठीक है, रिलीजन के कारण आपने किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, सबको उतनी रिस्पेक्ट देनी है। क्लियर हो गया? लॉ अबीडिंग, ये तो इजी है। लॉ का पालन करना, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, टैक्स वगैरह जितने भी हैं आपने उसका पालन करना है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, और नाइन्थ आता है हमारा ट्रांसपेरेंसी। अगर ये दो आपको नहीं पता है तो मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो सारे अकाउंटेबल होते हैं किसके प्रति? हमारे शेयर होल्डर्स के प्रति, कि आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो, वो डिसीजन गलत जाता है, सही जाता है, यू आर अकाउंटेबल। किसके प्रति आप अकाउंटेबल है? शेयर होल्डर्स के प्रति, ठीक है, स्टेक होल्डर्स के प्रति। तो आप इन सबके प्रति क्या है? अकाउंटेबल हैं। ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है? सब कुछ चीज़ें डिस्क्लोज करनी है आपने, ठीक है। जिन्होंने आपके कंपनी में पैसा लगाया है उन सबको आपने हर एक चीज़ डिस्क्लोज करनी है कि इस बार इतना लॉस हुआ है, इस बार इतना प्रॉफिट हुआ है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। इस सब की चीज़ें, ऑडिट की हुई जितनी भी आपकी फाइल्स है उसको भी डिस्क्लोज करना है। क्लियर है? तो ये 9 के 9 पॉइंट्स आपने अच्छे से डिस्क्राइब कर आने हैं। आगे हमारा सेकंड क्वेश्चन जो था वो था डिस्क्रिमिनेशन के रिलेटेड, है ना। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, ठीक है। देखो डिस्क्रिमिनेशन हम देखते हैं कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे साथ, हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है भाई, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमारे साथ क्या कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें बताया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन, क्या क्या चीज़ें ऐसी डिस्क्रिमिनेशन हो सकती हैं हमारे साथ कंपनी में रहते रहते, ठीक है। देखो सबसे पहली बात है, कंपनी को जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए सारे क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स को, ठीक है। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं कंपनी में वो इक्वली बांटनी चाहिए अपने क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। सबसे पहली बात ये है, और उनका जो बिहेवियर है, ठीक है, वो भी सही होना चाहिए सारे एम्प्लॉयज़ के प्रति, है ना। कोई ऐसा एक्ट नहीं होना चाहिए, कोई एब्यूसिव चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई आपका हरेसिंग जो है बिहेवियर एक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एक मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय की हेल्प नहीं कर रहा, एम्प्लॉय की हेल्प नहीं कर रहा है उसके काम में, तो ये गलत बात है, ठीक है। वही जो मैनेजर है अपने कोई रिश्तेदार को अपने जो है उसने वहाँ पर रखा हुआ है और उसकी हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो आपको ऐसा डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। क्या ये भी याद रखना, जो ऑर्गेनाइजेशन है इक्वल अपॉर्चुनिटीज देगी, ठीक है। क्लियर हो गया? वो कभी भी नेशन, ठीक है, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, रिलीजन, कलर एक्सेट्रा, इनके बिहाफ पे किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को देखना पड़ेगा कि कहीं किसी के साथ हैरेसमेंट तो नहीं हो रही है, हैरेसमेंट और डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, कि हैरेसमेंट और डिस्क्रिमिनेशन कहीं हो, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रही है, ये भी देखना है, ठीक है। थर्ड, सबको सबको डिसीजन लेने का, डिसीजन आप पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है, डिसीजन, ठीक है। जितने भी क्वालिफाइड एम्प्लॉयज हैं उन सबको डिसीजन लेने का मौका देना पड़ेगा आपको, ठीक है। सबको मौका मिलेगा कहते हैं ना, ठीक है। डिसीजन लेने का सबको मौका देना है, किसके ये नहीं करना कि इसको दे दिया डिसीजन लेने का, तुझे नहीं देना क्योंकि तू अलग रिलीजन से बिलोंग करता है, कास्ट अलग है, कुछ ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। मेंटेन करना एक ऐसा इन्वायरमेंट
इन्वायरमेंट मेंटेन करना जो कि फ्री हो किससे, वर्बल, ठीक है, फिजिकल और मेंटल अब्यूसिव से, अब्यूसिव, ठीक है, गाली गलौज जैसे एक्शन होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। फिफ्थ, कंपनी को विसल ब्लोइंग पॉलिसी का भी जो कंपनी है उसको विसल ब्लोइंग पॉलिसी जो है वो लागू करनी पड़ेगी, ठीक है, सो डैट कि एम्प्लॉयज़ के साथ कभी भी गलत ना हो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था हमारा डिस्क्रिमिनेशन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डिटेल नोट ऑन वेरियस रिफॉर्म्स ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ओके, कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जितने भी रिफॉर्म्स है उसके बारे में बताना है हमने, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको अच्छे से आपने रिवाइज करना है, ठीक है। सबसे पहले जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसकी आपने इंट्रोडक्शन लिखनी है, ठीक है, मीनिंग उसका लिखना है, ठीक है, और डेफिनेशन भी उसी की आनी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, ठीक है, उसके बारे में लिखना है, ठीक है। मैंने एक डिटेल वीडियो भी डाली हुई है यूट्यूब चैनल में, तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। जो फर्स्ट रिफॉर्म्स, ठीक है, रिफॉर्म्स क्या होते हैं, देखो कई ऐसे स्कैम्स हुए थे जिसके कारण जो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस था वो क्या हो गया था, लो हो गया था, ठीक है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लो हो गया था, जिस कारण जो इन्वेस्टर्स थे वो इन्वेस्ट नहीं करते थे, और अगर इन्वेस्टमेंट कंट्री में नहीं होती है तो उसकी जीडीपी क्या होती है, डाउन, ठीक है। तो इसके लिए जो सरकार थी, ठीक है, जो कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो भी कमेटीज थी, उन्होंने डिसाइड किया कि हम कुछ ऐसी कमेटीज बनाएंगे अलग अलग जो कि हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को रेगुलेट करेगी, सो डैट अगर ये रेगुलेट होंगे अच्छे से, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलेंगे, तो ये क्या करेंगे, अपना स्मूथली बिजनेस को रन करने में हेल्प करेंगे, बिजनेस और कंपनी को हेल्प करेंगे स्मूथली रनिंग, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारी कमेटीज बनाई थी, जिसमें सबसे पहला आता है CII कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, CII कोड, ठीक है। CII कोड का क्या मतलब है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, इसकी फुल फॉर्म ये है। तो 1990, अब इसको स्टोरी की तरह याद करना आपने, ठीक है, स्टोरी की तरह याद करना है। 1996 की बात है, जो CII है उसने एक टास्क फोर्स क्या करती है, काम करती है, ठीक है, उसने बनाया है ताकि हम डेवलप कर सके क्या, CG को, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स को, ठीक है, और उनको रेगुलेट कर सके हम, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, 1996 में CII ने टास्क फोर्स बनाई ताकि डेवलप कर सके CG रूल्स को, ठीक है, और उसको रेगुलेट कर सके, ठीक है। तो ये आई थी अप्रैल में, ठीक है, 1996 में बनी थी, और उन्होंने कोड बना दिया था 1998 में, ये कोड बन गया, ठीक है। यहाँ पर 1996 में टास्क फोर्स आई थी और यहाँ पर कोड बन गया, ठीक है। इसमें क्या क्या बोला था उन्होंने कि प्रोटेक्शन करनी है हमने, किसकी प्रोटेक्शन करनी है, शेयर होल्डर्स की, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है, ठीक है, और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड करना है, ठीक है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, क्लियर हो गया। तो ये इसके क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। तो इसने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी। सबसे पहली रिकमेंडेशन जो इसकी आती है वो आती है हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिलेटेड, इसके अंदर ही रिकमेंडेशन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिलेटेड,
ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। ठीक है, उन्होंने कहा था कि देयर इज नो नीड ऑफ देयर इज नो नीड किसका, जर्मन स्टाइल गवर्नमेंट की, जर्मन स्टाइल ऑफ टू टीयर बोर्ड्स, टू टीयर बोर्ड्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उन्होंने सेकंड रिकमेंडेशन दी थी कि कोई सिंगल पर्सन जो है डिक्टेटरशिप नहीं रखेगा, 10 लिस्टेड कंपनीज में। ठीक है, आपको मैं ये बताता हूँ, देखो पहले मैं इसको लिखूँ अच्छे से, क्वेश्चन बहुत बड़ा होने वाला है तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ तो आपने भी मेहनत करनी है। ठीक है, थर्ड उन्होंने कहा था कि अगर कोई ओनली वही डायरेक्टर्स ही अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है, वही अपॉइंट होंगे जिन्होंने हाफ, आगे लग गया एटलीस्ट हाफ मीटिंग्स को अटेंड किया होना चाहिए। क्लियर हो गया। अच्छा, उन्होंने पहली रिकमेंडेशन दी थी कि कोई नीड नहीं है जर्मन स्टाइल टू टीयर बोर्ड्स की। देखो टू टीयर बोर्ड का क्या मतलब है, यहाँ पर टू टीयर बोर्ड का मतलब है यानी कि दो भाग में जो है हमारी जो वो बोर्ड है ऑफ डायरेक्टर है, दो भाग में हो गए, एक सुपरविजन और एक मैनेजमेंट। ठीक है, सुपरविजन कौन करेंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये सुपरवाइज करेंगे, और मैनेजमेंट कौन करेंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ये थे टू टीयर के, ठीक है, टू टीयर ऑफ बोर्ड ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कोई जरूरत नहीं है, कोई भी सिंगल पर्सन डिक्टेटर यानी कि 10 लिस्टेड कंपनीज में काम नहीं कर सकता। ठीक है, ओनली डायरेक्टर्स अपॉइंट तभी किए जाएंगे, एटलीस्ट उन्होंने हाफ मीटिंग्स जो है वो अटेंड करनी होनी चाहिए। ठीक है, आगे हमारा आ जाता है सेकंड पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट था डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर में उन्होंने कहा था कि शेयर होल्डर को सारी इंफॉर्मेशन आपने बतानी है कि आपने स्टॉक एक्सचेंज में कोई पैसा लगाया है, जितना भी शेयर का प्राइस है, ठीक है, शेयर का प्राइस, स्टॉक एक्सचेंज, उसके बारे में। ठीक है, थर्ड हमारा आ जाता है क्रेडिटर्स के राइट्स। ठीक है, अगर कोई कंपनी, ठीक है, अगर कोई कंपनी, ये कंपनी है और वो एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा यानी कि इस कंपनी में भी गई और इस कंपनी में भी गई और इस कंपनी में भी गई, ठीक है, एक से ज़्यादा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास जाती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास जाती है, आज इसको पता नहीं क्या हो गया, एजेंसी के पास जाती है, अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास जाती, क्रेडिट रेटिंग का क्या मतलब होता है, एक एजेंसी होती है जो आपको क्रेडिट रेटिंग देती है कंपनी को कि ये कंपनी सही है, जो अच्छे से काम कर रही है या नहीं। अगर कोई पर्सन एक से ज़्यादा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास जाता है तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपनी पिछली रिपोर्ट्स को। ठीक है, उसको अपनी पिछली जितनी भी रिपोर्ट्स है उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। ये थी हमारी CII कोड। ठीक है, CII कोड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, सेकंड हमारा आ जाता है बिरला कमेटी रिपोर्ट। मैं बहुत इजी तरीके से करवा रहा हूँ, अगर आप बुक की तरफ जाओगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, श्री राम कह रहा हूँ मैं, जय श्री राम। श्री कुमार मंगलम बिरला, श्री कुमार मंगलम बिरला ने कमेटी बनाई थी 1999 में। ठीक है, और रिपोर्ट इसकी सबमिट कब हुई थी, इसकी जो रिपोर्ट है उसकी सबमिट हुई थी 2000 में। ठीक है, उसने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी,
वो रिकमेंडेशंस क्या थी, ठीक है। इसने रिकमेंडेशन दी, बोली थी। देखो पीछे उन्होंने बोला था कि जर्मन स्टाइल नहीं चाहिए, इन्होंने कहा था चाहिए थी, लेकिन एटलीस्ट 50% आपके नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे, ठीक है। एटलीस्ट 50% आपके क्या होंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे, ठीक है। एटलीस्ट 50 इन्होंने कहा हमें चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। क्वालिफाइड और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। और जो कमेटी है, ऑडिट की जो कमेटी है, ठीक है, एटलीस्ट 3 इयर्स, सॉरी 3 ईयर कह रहा हूँ, 1 साल में 3 बार उसको मीटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो बोर्ड मीटिंग है वो 1 साल में 4 बार होनी चाहिए, ठीक है। ऑडिट कमेटी की मीटिंग कितना कब होनी चाहिए, 3 बार साल में, और बोर्ड मीटिंग की 4 बार, ठीक है। क्लियर होगा। आगे अगली कमेटी हमारी आ जाती है नरेश चंद्र बिरला कमेटी। नरेश चंद्र कमेटी, ठीक है। नरेश चंद्र कमेटी ने क्या बोला था, सबसे पहले ये तो ये देख लो 2002 में जो है नरेश चंद्र को अपॉइंट किया गया था, ठीक है। और इसने क्या क्या रिकमेंडेशन की थी कमेटी ने, सबसे पहले कि जितने भी ऑडिट कमेटी के जितने भी जितनी भी ऑडिट कमेटी है उसमें सारे के सारे जितने भी डायरेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। अच्छा, सबसे पहले ये जानो कि इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, फ्री फ्रॉम ऑल बायसनेस, ठीक है। आपको कभी भी भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। इंडिपेंडेंट का ये भी मतलब है फ्री फ्रॉम ऑल रिलेशंस, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर आप किसी के साथ अगर लेट्स सपोज कर लो कोई मैनेजर है, ठीक है, और ऑडिट कमेटी वाला उसका कोई रिश्तेदार है, ऑब्वियसली उसके फेवर में ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट देगा, ठीक है। तो इसलिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सारे जितने भी डायरेक्टर्स हैं, चाहे वो ऑडिटर हैं चाहे जो भी हैं, सारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सेकंड हमारा आता है कंपनीज में 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ये वही चीज़ें मैं बहुत ईजी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो इसको जरूर अच्छे से पढ़ लेना और इसके नोट्स भी बना लेना। अगर नहीं कर सकते तो मैं PDF इसको आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ऑडिट कमेटी, ठीक है। ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि डिस्क्लोज करनी है सारी, कोई भी फंक्शंस कर रहे हो आप, ठीक है, फंक्शन कर रहे हो, कोई भी चीज़ें आप कर रहे हो, फंक्शन का मतलब ये नहीं कि वो कर रहे हो पार्टी वगैरह, फंक्शन का मतलब ये है कि आप जितने भी फंक्शंस अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो उन सब की आपको नॉलेज जो है, डिस्क्लोजर आपको बताना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अगली कमेटी हमारी आ जाती है NR नारायण मूर्ति कमेटी, ठीक है। 2003 में आई थी ये, ठीक है। और ये भी बात याद रखना, जो नारायण कमेटी थी इसने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी हुई हैं, ठीक है। ये भी याद रखना, सैबी ने ही फॉर्म की थी इसको, ठीक है, सैबी ने ही फॉर्म की थी, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला था कि ऑडिट कमेटी को सारी स्टेटमेंट्स, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड इन्होंने बोला था कि एटलीस्ट 1% ऑडिट कमेटी का, ठीक है, वो फाइनेंस रिलेटेड, जो अकाउंट्स के रिलेटेड जो है एक्सपर्ट होना चाहिए। क्लियर हो गया ये भी पॉइंट। थर्ड आता है रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए अच्छे से, ये भी बोल दिया उन्होंने, ठीक है, कंपनी में।
ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगने चाहिए। क्लियर हो गया। और सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्लियर हो गया। सभी डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है। जितने भी ऑडिटर्स हैं वो भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये सारी चीजें वही पिछली चीजें ही आ रही हैं, तो आपने इसको भी अच्छे से कवरअप करना है। क्लियर हो गया। आगे हमारी लास्ट कमेटी जो हमने लास्ट करनी है, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल हो गया। ठीक है, तो अब हम लास्ट कमेटी पढ़ेंगे। फिफ्थ कमेटी है। फिफ्थ कमेटी हमारी है जे ईरानी कमेटी। कमेटी रिपोर्ट। ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स थी, जो कंपनी अफेयर्स थी, कंपनी अफेयर्स थी, उसने 2004 में डॉक्टर जे ईरानी, ठीक है, जे ईरानी के अंडर, ठीक है, जे ईरानी के पास चेयरमैन था ये। ठीक है। इसके अंडर रहकर एक कमेटी बनाई जिसका नाम था जे ईरानी कमेटी। और ये कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी। सबसे पहली रिकमेंडेशन दी थी कि जो स्मॉल और स्पेशल कंपनीज हैं, जो स्मॉल और स्पेशल कंपनीज हैं, उनकी भी क्लासिफिकेशंस करनी चाहिए, यानी कि उनको भी डिवाइडेड करना चाहिए। ठीक है। और इसे डिवीजन को एक्सपैंड करना है आपने, कि इनके बारे में भी आपको सबको बताना चाहिए। पहले जो स्पेशल और स्मॉल कंपनीज थी उनके बारे में इतना ज़्यादा लोगों को नहीं पता था, लेकिन अब इन्होंने बोला है कि ये भी आपको बताना पड़ेगा। क्लियर हो गया। सेकंड रिकमेंडेशन दी थी कि सब कुछ अकाउंटेबल होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है। थर्ड उन्होंने कहा था कि नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स। कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स में कोई लिमिट नहीं, आप जितने मर्जी डायरेक्टर जो है अपॉइंट कर सकते हो कंपनी के लिए। आपको डॉक्यूमेंट्स अच्छे से कवर अप करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से बनाने पड़ेंगे और उसकी वेरिफिकेशन भी होगी। फिफ्थ बोला था कि 1/3 जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, 1/3 जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चंस। ठीक है। तो ये हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। इसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं समझ में लगा तो आपको फिर से ये वीडियो देखनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और अगर आपको ये नहीं समझ लगा है, डिटेल में पढ़ना है, तो मैंने इस वीडियो में ही आपको, इस चैनल में ही आपकी एक वीडियो डाली हुई है रिफॉर्म्स की, तो आप उसमें से भी जाके पढ़ सकते हो। लेकिन ये शॉर्ट वे में मैंने आपको बताया है अच्छे से, वो भी। ठीक है। अगर आप इतना भी लिख कर आओगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो हमने करना है वो है हमारा सत्यम कंप्यूटर स्कैम। ये मैं आपको बाद में करवाऊंगा। इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑलवेज द कॉज ऑफ कॉर्पोरेट फेलियर्स। ये भी क्वेश्चन स्कैम के रिलेटेड है। स्कैम के रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवाऊंगा। अभी पढ़ लेते हैं हम सर एडरिन कैडबरी कमेटी। स्कैम, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, स्कैम हो गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सर एडरिन कैडबरी कमेटी 1992 ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एडरिन कैडबरी कमेटी कैसे अस्तित्व में आई थी। तो चलिए, सबसे पहले जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल थी और लंदन स्टॉक एक्सचेंज, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल जो थी प्लस लंदन स्टॉक एक्सचेंज और द अकाउंटिंग प्रोफेशन,
इन तीनों ने मिलकर एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था सर एड्रिन कैडबरी कमेटी। सर एड्रिन कैडबरी कमेटी, ठीक है। ये कब बनी थी? 1991 में, वो भी मई 1991, ठीक है। इस कमेटी ने रिपोर्ट इशू की थी और उस रिपोर्ट का क्या नाम था? फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमने रीस्टोर करना है इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को, जो कि लॉस हो गया था, क्यों? स्कैम्स के कारण। सेकंड, इन्होंने क्या बोला था कि हमने अकाउंटेबिलिटी रखनी है अच्छे से, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी रखनी है, ठीक है। तो जो फाइनल रिपोर्ट जो रिलीज हुई थी, ये थर्ड नहीं है पॉइंट, अब आगे है फाइनल रिपोर्ट जो है वो रिलीज कब हुई थी? 1992, वो भी दिसंबर की 1992 में, ठीक है। और 30 जून 1993 में सबके लिए एप्लीकेबल हो गई थी, यानी कि ये अस्तित्व में आ गई थी, ठीक है। सभी कंपनीज के लिए ये एप्लीकेबल थी, जो भी रिकमेंडेशंस दी थी इसने वो सभी एप्लीकेबल हो गई थी। क्लियर हो गया अच्छे से? क्लियर है? चलो, अच्छा, इसकी रिकमेंडेशंस क्या क्या थी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि रिकमेंडेशंस क्या क्या थी, ठीक है। सबसे पहला मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। डिवीजन ऑफ कैडबरी कमेटी, ठीक है, रिपोर्ट। सबसे पहले हमारे क्या आती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर हमारा सेकंड आ जाता है ऑडिट, ठीक है। और थर्ड हमारा आता है शेयर होल्डर्स, ठीक है। सबसे पहले बीओडी के बारे में इसने क्या क्या बोला था, ठीक है। सबसे पहले बीओडी के बारे में इसने बोला था कि जो चेयरमैन है, चेयरमैन के रिलेटेड इसने बोला था कि जो चेयरमैन है, ठीक है, वो सेपरेट होगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से, ठीक है। जो चेयरमैन है वो किससे सेपरेट होगा? चीफ एग्जीक्यूटिव। ये यहाँ नहीं, मैं ना इसको अलग ही लिखवाता हूँ ना, आपके भी अच्छे नोट्स बन जाएंगे। जो चेयरमैन है, ये बीओडी के अंदर हम कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट है चेयरमैन, ठीक है। जो चेयरमैन है वो सेपरेट होगा, किससे सेपरेट होगा? चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से। और जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको अच्छे से निभाएगा, यानी कि फुलफिल करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है, अथॉरिटीज को, ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर होगा, यानी कि कोई भी जो चेयरमैन है वो डिक्टेटरशिप में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा था कि वो ना ही जो चेयरमैन है वो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं होगा, ठीक है, वो सेपरेट होगा चीफ एग्जीक्यूटिव से, ठीक है। पहले क्या होता था, चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव जो थे वो एक ही होता था, जिस कारण बहुत सारे स्कैम्स होते थे। तो इसलिए जो चेयरमैन है और चीफ एग्जीक्यूटिव है वो अलग अलग होंगे, ठीक है। सेकंड आ जाता है हमारा पॉइंट, प्रोफेशनल एडवाइस, ठीक है। प्रोफेशनल एडवाइस का क्या मतलब है? कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं जिसमें डायरेक्टर्स को कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, तो क्या वो कर सकता है? उसने क्या करना है? प्रोफेशनल एडवाइस किससे ले सकता है? एक्सपर्ट से, ठीक है, और कंपनी के एडवाइजर से। अगर कुछ चीज नहीं पता चलती है तो वो प्रोफेशनल एडवाइस जो है वो ले सकता है,
क्लियर हो गया? क्लियर है? थर्ड पॉइंट, डायरेक्टर्स ट्रेनिंग। डायरेक्टर्स के ट्रेनिंग के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं हमें, सो डैट कि डायरेक्टर्स भी अपना काम अच्छे से कर पाए, ठीक है, एज वेल एज इंटरनल ट्रेनिंग या फिर एक्सटर्नल ट्रेनिंग, ठीक है, दोनों ट्रेनिंग्स को हमें करवाना पड़ेगा डायरेक्टर्स के लिए, ठीक है, सो डैट कि उनकी ट्रेनिंग से उनको हेल्प मिल सके किसके प्रति, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को समझने के प्रति, ठीक है, क्लियर हो गया? फोर्थ हमारा आ जाता है बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग का यहाँ पर क्या मतलब है कि एक नोटिस इशू करना पड़ेगा आपको, नोटिस इशू करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये पेपर वर्क में ही होना चाहिए, ठीक है, वो आपको इशू करना पड़ेगा हमेशा जब भी बोर्ड मीटिंग होगी उससे पहले, उससे पहले, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिस इशू करना पड़ेगा। और मीटिंग में इम्पोर्टेंट एजेंडा, ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कशन की जाएगी, आलतू फालतू चीज़ें डिस्कस करनी, ठीक है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स, ठीक है, डायरेक्टर भी अपनी रिपोर्ट जो है, स्टेटमेंट जो है वो देंगे, ठीक है, डायरेक्टर जो है वो अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेंगे, ठीक है, इसमें मीटिंग में, ठीक है, और उनसे पहले करेंगे, ऑडिटर से पहले करेंगे, ठीक है, ऑडिटर से पहले करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया? ऑडिटर से पहले डायरेक्टर अपनी रिपोर्ट को सौंपेंगे। इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल में आता है कि रिस्क कैसे मैनेज करना है, ठीक है, इंटरनल जो भी हमें लगता है कि इंटरनल चीज़ें ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमारी कंपनी के लिए ख़राब हैं, तो उसको हमने कंट्रोल करके रखना है, चाहे वो हमारी रेपुटेशन हो, चाहे वो रिस्क हो, रिस्क को मैनेज किया जा सकता है, ठीक है, कंपनीज को अच्छे से काम कर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अच्छे से कहना है कि काम करना है, ठीक है, तो ये कंट्रोल कर हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे हमारा आ जाता है फाइनेंशियल रिपोर्ट, ये 7 पॉइंट आ गया। फाइनेंशियल रिपोर्ट, ठीक है, कंपनी को फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है अपनी सबमिट करवानी पड़ेगी, कंपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करवाएगी, कौन करवाएगा, कौन करवाएगा, कंपनी सॉरी कौन करवाएगा, डायरेक्टर्स और मैनेजर, ये दो व्यक्ति जो है वो कंपनी की तरफ से फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को सबमिट करवाएंगे, किसको, स्टेक होल्डर्स को, ठीक है, और उसमें अच्छे से डिस्क्लोजर होना चाहिए हर एक चीज़ का। फिर नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आता है वो है हमारा ऑडिट, ये तो इजी चीज़ें हैं अब, है ना, ऑडिट, ठीक है, ऑडिट के बारे में, ऑडिट के बारे में सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है, लायबिलिटी ऑफ ऑडिट, अगर ऑडिट करते वक्त कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है जिससे कंपनी का काम, जो कंपनी के काम में दिक्कत आ रही है, ठीक है, जो कंपनी लॉस में चली गई है, ऑडिट करते करते ऑडिट करने के कारण, ठीक है, करते करते यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑडिट, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑडिट कोई भी ऐसी अगर कंपनी में कोई ऐसी दिक्कत आती है, जो कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसका जिम्मेदार ऑडिटर होगा और वो लायबल है कि उसको सब कुछ जो है अच्छे से कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है, ऑडिटर का कॉन्फिडेंस, देखो ऑडिटर जो है वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ठीक है, उसको बात ही नहीं करनी आती, वो मांग ही नहीं रहा कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ठीक है, तो उसको सब कुछ आना चाहिए, उसको उसके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो मांग सके, हाँ भी मुझे बताओ क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं आपकी कंपनी के, ठीक है, ऑडिट स्टैंडर्ड्स पढ़े होने चाहिए, उसने लॉ पढ़ा होना चाहिए, अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, अगर इन सब की नॉलेज है तो उसके पास ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस होगा ही होगा, ठीक है, तो उसको ये नहीं करना कि उधर जाके धीरे से बोलना कि हाँ मुझे वो दे दो, बैलेंस शीट दे दो, उसको सीधे बोलना पड़ेगा कि बैलेंस शीट दो, मुझे दिखाओ क्या क्या चीज़ें हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट से बताओ मुझे,
ठीक है, कॉन्फिडेंट होना चाहिए उसके बीच में, ठीक है। एरर डिटेक्शन, ठीक है, एरर डिटेक्शन और फ्रॉड जितने भी कंपनी में है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी होती है? ऑडिटर की। अगर एक भी एरर डिटेक्शन छूट गया तो कंपनी आगे जाकर लॉस खाएगी ही खाएगी। फिर आगे हमारा आ जाता है शेयर होल्डर्स। थर्ड पॉइंट है ये शेयर होल्डर्स। इसमें सबसे पहले आता है अकाउंटेबिलिटी। शेयर होल्डर्स के प्रति कौन अकाउंटेबल है? ऑब्वियसली डायरेक्टर्स, ठीक है। तो आपने लिखना कि डायरेक्टर जो है उनका फॉर्मल रिलेशन है, डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स का क्या रिलेशन है? फॉर्मल। मैं लिख ही देता हूँ किसका? डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स, ठीक है। डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स का, ठीक है। तो डायरेक्टर्स जो है शेयर होल्डर को हर एक बात डिस्क्लोज करेगा, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। आगे नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स। देखो शेयर होल्डर का मतलब ये नहीं होता कि शेयर होल्डर एक ही होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स का सबसे ज़्यादा काम होता है, जैसे जिसमें आ जाते हैं बैंक, ठीक है। ये लोग ज़्यादा पैसा देते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह, पेंशन फंड, ये ज़्यादा पैसा देते हैं हमारी कंपनी को, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा शेयर्स खरीदते हैं हमारी कंपनी, क्योंकि बैंक कंपनीज वगैरह, ठीक है, ये पैसा लगाते हैं, ठीक है। ये जो हमारी बैंक होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, ये सभी जो पेंशन फंड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा फिफ्थ सेमेस्टर में भी कि ये क्या करते हैं? पैसा लगाते हैं। अगर इनके पास एक्यूमुलेटेड मनी हो जाती है, ज़्यादा पैसा हो जाता है, तो ये क्या करते हैं? उसको इन्वेस्टमेंट में कर देते हैं। तो इसी को क्या हम कहते हैं कि ये क्या करते हैं? शेयर्स को खरीदते हैं कंपनी के। तो ये हमारे इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। शेयर होल्डर्स कम्युनिकेशंस, ठीक है। शेयर होल्डर कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो शेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको शेयर होल्डर्स के साथ क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कम्युनिकेट क्या? अगर कोई भी रिस्क है, अगर कोई भी पॉलिसी न्यू लागू करनी है, ठीक है, कंपनी प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है, इन सब की चीज़ों के कारण बताने हैं, ठीक है, आगे क्या करना है वो भी बताना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने पूरे 5 के 5 क्वेश्चन जो है वो रिवाइज किए हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं जो सत्यम स्कैम है ये आपको डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसलिए नहीं करवाया मैंने आपको कि जो सत्यम स्कैम है वो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्कैम है, आपको ऐसे नहीं फटाफट करवा सकता, आपको स्कैम समझ में ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये आपको डिटेल में और ये जो है ना कमेटी की अब पूछी नहीं जाती इतनी ज़्यादा, ये 2021 में आई थी, उससे ज़्यादा नहीं। और जो ये कॉमनवेल्थ के ये आपके जो प्रिंसिपल्स हैं ये मैं आपको करवाऊंगा अगली वीडियो में। तो हमारे जितने भी क्वेश्चन है वो हो ही गए, 1 2 3 4, नो ये नहीं ना हुआ, स्कैम का ही है, तो मैंने ये इसलिए बोला आपको स्कैम का ये क्वेश्चन 4, ठीक है। 4 क्वेश्चन जो है मैंने आपको करवाए हैं, इसको आपने अच्छे से रिवाइज करना है। आज के दिन सिर्फ यही क्वेश्चन रिवाइज करो आप, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। और कल की वीडियो में मैं आपको 2022 के क्वेश्चन की रिवीजन करवाऊंगा और आपने उसको भी रिवाइज करना है। कल क्या पता मैं फॉरेन एक्सचेंज की क्वेश्चन करवाऊँ, ठीक है, तो आपने इसको भी रिवाइज करना है।